वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2020 में आई मूवी ग्रे हाउंड वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक वॉर एक्शन मूवी है और इसके लीड रोल में है टॉम हैंक्स। मूवी की शुरुआत में हमें एक गजब का सीन दिखाया जाता है, जहां एक वॉइस ओवर सुनाई जाती है कि हमारी जनरेशन ने दो कैटास्ट्रोफिक वर्ल्ड वॉर देखे, 2 बार एनिमी समुद्र पार करके हम पर हमला करने आए, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स को 2 बार बैटल फ्रंट पे जाना पड़ा। इसके बाद हमें बैटल ऑफ अटलांटिक का समय दिखाया जाता है, जहां पर 37 एलाइड शिप्स का कॉन्वॉय लिवरपूल की तरफ बढ़ रहा है और अब समय है फेब 1942 का और जगह है नॉर्थ अटलांटिक। और ये कॉन्वॉय ग्रेट ब्रिटेन के लिए ट्रूप्स और सप्लाई कैरी कर रहा है, जो कि एलाइड फोर्सेस के लिए बहुत जरूरी है। इस जर्नी के दौरान ये शिप्स हर समय खतरे में थी, खासकर ब्लैकपिट नाम के एरिया में, और इस समय एक प्लेन इन्हें एस्कॉर्ट कर रहा था। इसके बाद एयर एस्कॉर्ट ग्रे हाउंड को मैसेज भेजता है कि अब आगे का रास्ता तुम्हें खुद ही तय करना होगा, हम इससे आगे नहीं जा सकते, एंड गुड लक, एलाइड प्लेन्स तुम्हें ब्लैकपिट के उस पार मिलेंगे। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि इस कॉन्वॉय का नाम HX-25 है, जिसमें 37 सप्लाई शिप्स मौजूद हैं और इन शिप्स को 4 वॉरशिप एस्कॉर्ट कर रही हैं, जिनमें से मेन वॉरशिप का नाम ही ग्रे हाउंड है। ग्रे हाउंड के कैप्टन का नाम अर्नेस्ट है। इसके बाद हमें 2 महीने पहले सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया का सीन दिखाया जाता है, जहां कैप्टन अर्नेस्ट अपनी गर्लफ्रेंड एवेलिन से मिलता है, जो कि अर्नेस्ट को क्रिसमस प्रेजेंट देकर बोलती है कि कांग्रेचुलेशन एक फ्लेचर क्लास डिस्ट्रॉयर के कमांडर बनने के लिए। एवेलिन बोलती है कि पर्ल हार्बर इंसिडेंट के बाद नेवी को तुम जैसे ऑफिसर्स की जरूरत है। अर्नेस्ट बोलता है कि नेक्स्ट ईयर की शुरुआत होते ही मुझे अपनी पोस्ट पर रिपोर्ट करना होगा और मैं काफी लंबे समय तक दूर रहूंगा। अर्नेस्ट बोलता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, हम शादी भी कर लेंगे। तो एवेलिन बोलती है कि फिलहाल के लिए मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि राइट नाउ होल वर्ल्ड इज गोइंग क्रेजी। ये समय शादी करने के लिए सही नहीं है। जब जरा सा मामला ठंडा हो जाए हम तब शादी कर लेंगे। और ये बात अर्नेस्ट भी समझता है, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा। इसके बाद फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कॉन्वॉय काफी अंदर तक आ चुका है और 50 घंटों का सफर और बचा है, जहाँ ये कॉन्वॉय एनिमी अटैक के खतरे में है। उसके बाद इन्हें एलाइड फोर्सेस की तरफ से एयर कवर मिल सकेगा। इसके बाद ग्रे हाउंड वॉरशिप के अंदर उसका कैप्टन अर्नेस्ट चार्ली नाम के ऑफिसर से पूछता है कि शिप की क्या हालत है। तो चार्ली बताता है कि हमें लगभग 3 दिन और इस ब्लैकपिट में सफर करना पड़ेगा, जहां पर हम किसी के भी कांटेक्ट में नहीं होंगे। और स्पेशल पार्ट ये है कि इतने लंबे सफर के बाद सेलर्स बोर होने लगे हैं, और तो और 2 सेलर्स में तो हाथापाई भी हो चुकी है। वैसे गाइज आप सोच सकते हैं कि 1940s के टाइम में एक शिप पर सेलर्स का मन कैसा लगता होगा, जब उनके पास इंटरटेनमेंट के लिए ना तो टीवी है, ना ही मोबाइल फोन, और बाहर हर तरफ हजारों मील तक समंदर ही समंदर है। सो ऑब्वियसली इस सब में इरिटेशन, बोर्डम होना आम बात है। इसके बाद अर्नेस्ट उन दोनों सेलर्स को बुलाता है जिन्होंने पहलवानी की थी। तो कैप्टन को इतना सीरियस देखकर दोनों सेलर्स अपने आप ही माफी मांगने लगते हैं, ये बोलते हुए कि आगे से ऐसा नहीं होगा। मगर तभी रेडियो कॉम पर कैप्टन को ब्रिज पर बुलाया जाता है, जहाँ पे अर्नेस्ट ब्रिज पर जाता है। तब एक ऑफिसर बोलता है कि कैप्टन, कॉन्वॉय को एस्कॉर्ट करने वाली वॉरशिप्स अपने रूट से भटक रही हैं और वो ऐसा पिछले 2 घंटों से कर रही हैं। अर्नेस्ट देखता है कि ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर वॉरशिप्स हैरी और ईगल अपने सेट कोर्स से दूर जा रही हैं। तो अर्नेस्ट कॉन्वॉय की फ्लैगशिप को कोडेड मैसेज भिजवाता है। असल में गाइस, शिप्स में मैसेज भेजने का एक अलग ही मेथड होता है, जिसमें ये लोग फ्लैश लाइट को एक स्पेशल पैटर्न में ऑन ऑफ करके काफी दूर तक मैसेज भेज सकते हैं, और इन कोडेड मैसेज को मोर्स कोड कहा जाता है, जिसके थ्रू नेवी काफी दूर तक मैसेज भेज सकती है, चाहे दिन हो या रात। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि कॉन्वॉय की फ्लैगशिप से ग्रे हाउंड शिप के लिए एक मैसेज आता है कि पास ही में जर्मन एक्टिविटीज नोटिस की गई हैं और कॉमोडोर के हिसाब से कोई जर्मन यू बोट इस तरफ आ रही है। तो अर्नेस्ट रेडियो कॉम पे बोलता है कि सभी एस्कॉर्ट वॉरशिप अपनी अपनी पोजीशन में लौट आएं और बैटल के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि हम एनिमी के कांटेक्ट में आने वाले हैं। वैसे इस कॉन्वॉय में 4 एस्कॉर्ट वॉरशिप हैं, जिनके रेडियो नेम्स ग्रे हाउंड, हैरी, ईगल और डिकी हैं। इसके बाद सभी सेलर्स बैटल के लिए रेडी होने लगते हैं और आर्म्स और एमओ को लोड कर दिया जाता है, और जल्द ही ग्रे हाउंड के सोनार पर एनिमी सिग्नल्स शो होने लगते हैं, जो कि एक जर्मन यू बोट के थे। वैसे गाइस, वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मन नेवी एक तरह की सबमरीन का यूज करती थी, जिसे यू बोट कहा जाता था। वैसे इनकमिंग एनिमी और बैटल को लेकर अर्नेस्ट भी काफी नर्वस है, क्योंकि ये उसकी फर्स्ट नेवल बैटल होगी। मगर जर्मन यू बोट वाले भी काफी चालू थे, वो लोग कॉन्वॉय से दूरी बनाकर जल्दी से पानी में सबमर्ज हो जाते हैं। तो सोनार ऑपरेटर जल्दी से इस सिचुएशन के बारे में कैप्टन को रिपोर्ट कर देता है। तो अर्नेस्ट बोलता है कि जल्दी से मुझे यू बोट का सेट कोर्स दो, ताकि उसे इंटरसेप्ट किया जा सके। तो सोनार ऑपरेटर जल्दी से अपनी चार्ट्स पर कैलकुलेशन करके पता लगा लेता है कि यू बोट किस जगह पर
ग्रे हाउंड के कांटेक्ट में आएगी, मगर तभी दूसरा सोनार ऑपरेटर बताता है कि सर यू बोट रास्ता बदल रही है। तो अर्नेस्ट भी शिप को टर्न करवाने लगता है। और गाइस, हैवी सीज में जब ग्रे हाउंड टर्न होती है तब बड़ा गजब का सीन देखने को मिलता है। और फिर ऐसे ही जर्मन यू बोट इन्हें काफी देर चकमा देती रहती है, मगर अर्नेस्ट जल्द ही समझ जाता है कि जर्मन यू बोट उनकी शिप के नीचे आना चाहती है। तो अर्नेस्ट वॉरशिप से बॉम्ब्स ड्रॉप करवाने लगता है, जिनसे समंदर के अंदर तगड़ा ब्लास्ट होता है। पहले तो सभी को लगता है कि उन्होंने एनिमी को मिस कर दिया है, मगर एक सेलर रिपोर्ट करता है कि कैप्टन कि हमें एनिमी के यू बोट का फ्यूल ऑयल नजर आ रहा है, यानी फर्स्ट यू बोट अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है और दुश्मन के साथ पहले बैटल में ग्रे हाउंड जीत चुकी है। वैसे गाइस, सबमरीन डिस्ट्रॉय होने के बाद ऊपर तैर के तो नहीं आ सकती, तो फ्यूल ऑयल से ही अंदाजा लगाया जाता है कि एनिमी डिस्ट्रॉय हुआ है या नहीं। और अब ग्रे हाउंड का क्रू काफी खुश है, वो लोग अपनी विक्ट्री क्राई भी देते हैं। इसके बाद कैप्टन सोनार ऑपरेटर को उसकी स्मार्ट थिंकिंग के लिए उसे शाबाशी भी देता है, मगर तभी एक रेडियो ऑपरेटर रिपोर्ट करता है कि एडमिरल्टी की तरफ से ट्रांसमिशन आया है कि हमारे एरिया में अभी भी मल्टीपल एनिमी एक्टिविटीज पाई गई हैं। वैसे गाइस, एडमिरल्टी ब्रिटिश गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट था जो कि रॉयल नेवी को कमांड करता था। इसके बाद ग्रे हाउंड कॉन्वॉय की तरफ जाने लगती है, मगर तभी इन्हें रिपोर्ट मिलती है कि कॉन्वॉय के पीछे 2 डिस्ट्रेस रॉकेट्स छोड़ी गई हैं। तो अर्नेस्ट देखता है कि कॉन्वॉय के पीछे एक मर्चेंट शिप आ रही है। तो अर्नेस्ट रेस्क्यू के लिए कैडेना नाम की यूएस रेस्क्यू शिप भेजता है और वो लोग मर्चेंट शिप के सेलर को रेस्क्यू कर भी लेते हैं, मगर मर्चेंट शिप के नीचे एक और जर्मन यूबोट भी मौजूद थी और उसी ने मर्चेंट शिप की हालत कर दी थी। इसके बाद अर्नेस्ट को ब्रिटिश वॉरशिप हैरी से कॉल आता है कि हमारी शिप के सोनार ने 2 यूबोट को डिटेक्ट किया है जो कि कॉन्वॉय की तरफ आ रही हैं। और ऐसी ही रिपोर्ट वॉरशिप ईगल और डिकी से भी मिलती हैं, यानी इनके कॉन्वॉय के पीछे 6 जर्मन यूबोट्स पड़ी हैं जो कि वॉरशिप के फायरिंग रेंज से दूरी बनाकर लगातार कॉन्वॉय का पीछा कर रही हैं। इसके बाद ग्रे हाउंड का सेकंड इन कमांड चार्ली अर्नेस्ट को बताता है कि ये यूबोट्स का एक वुल्फ पैक है जो कि ग्रुप्स में अटैक करता है। तो अर्नेस्ट समझ जाता है कि वुल्फ पैक रात होने का इंतजार कर रहा है जब विजिबिलिटी बिल्कुल 0 हो जाएगी। इसके बाद जर्मन यूबोट्स शिकारियों की तरह पानी से बाहर आने लगती हैं और इस बारे में ग्रे हाउंड क्रू को भी पता लग जाता है। तो वो लोग यूबोट पर फायर करने लगते हैं और उसे दोबारा से सबमर्ज होने के लिए फोर्स कर देते हैं। और ऐसे ही बचते बचाते ये कॉन्वॉय काफी आगे तक निकल आता है और अब इन्हें और 36 घंटे ट्रेवल करना है, तब जाके इन्हें एयर सपोर्ट मिल पाएगा। और अब अंधेरा भी होने लगा है जहां विजिबिलिटी बहुत कम थी और इनकी शिप दूसरी शिप से टकराते टकराते बचती है और रात का फायदा उठाकर यू बोट्स ने सप्लाई शिप्स पर हमला कर दिया है। तो ये लोग भी काउंटर अटैक करने लगते हैं, मगर क्रॉस फायर में फ्रेंडली फायर से कई सेलर्स मारे जाते हैं। एक सेलर अर्नेस्ट को रिपोर्ट करता है कि कैप्टन, सामने वाली बोट ऑयल टैंकर है जो कि कभी भी एक्सप्लोड हो सकती है, मगर टैंकर के पास वाले वाटर में काफी सारे सर्वाइवर हैं। और इसी वक्त कॉन्वॉय के रियर से भी मैसेज आता है कि कॉन्वॉय पीछे के साइड में काफी वीक है जहां पर एनिमी हमला कर सकता है। अब अर्नेस्ट को डिसाइड करना था कि वो कॉन्वॉय के रियर में रीइंफोर्स करने जाएगा या फिर टैंकर वाले सर्वाइवर्स को बचाने। तो काफी सोचने के बाद अर्नेस्ट सर्वाइवर्स को बचाने के लिए ऑर्डर दे देता है और फिर ये लोग जल्दी ही सर्वाइवर्स को रेस्क्यू कर लेते हैं। मगर तभी रियर कॉन्वॉय से डिस्ट्रेस रॉकेट लॉन्च की जाती है क्योंकि अब वो लोग ट्रबल में हैं और ऐसा होता भी है। रियर साइड में जर्मन्स इनके सप्लाई शिप को उड़ा देते हैं और ये देखकर अर्नेस्ट काफी दुखी है क्योंकि उसने रियर को रीइंफोर्स करने के बजाय सर्वाइवर्स को बचाया, मगर उसकी चॉइस की वजह से रियर में जर्मन्स को सप्लाई शिप डिस्ट्रॉय करने का मौका मिल गया। तभी ग्रे हाउंड के कमांड रूम में एक वॉइस ट्रांसमिशन आता है जो कि जर्मन्स का था। वो बोलते हैं कि हम ग्रे वुल्फ हैं, हम तुम्हें, हैरी, ईगल और डिकी को एक एक करके हंट करेंगे। हम तुम्हारे कॉमरेड्स की चीखों को सुनना चाहते हैं, हम उन्हें रोते हुए देखना चाहते हैं। वैसे गाइस, जर्मन्स इन्हें डिमोरलाइज करना चाहते हैं और वो लोग ऐसा करने में कामयाबी हो जाते हैं और इसके बाद जर्मन्स इनके कई सप्लाई शिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है और अब एयर सप्लाई के लिए 26 घंटे और बचे हैं। इसके बाद अर्नेस्ट को रिपोर्ट मिलती है कि पिछली रात के अटैक में 5 सप्लाई शिप डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं और 2 शिप बैडली डैमेज्ड हैं और इस अटैक में 210 कंफर्म डेथ हो चुकी हैं और ये जानकर अर्नेस्ट काफी दुखी है। इसके बाद अर्नेस्ट चार्ली से पूछता है कि अगर हम डायरेक्टली अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़े तो हम कितनी देर में एयर कवर तक पहुंच सकते हैं। तो चार्ली अपनी कैलकुलेशन करके बताता है कि सर, ये करीब 24 घंटे लगेंगे। इसके बाद ग्रे हाउंड और डिकी मिलकर डेप्थ चार्जेस लॉन्च करने लगते हैं। गाइस, डेप्थ चार्जेस मतलब अंडर वाटर सबमरीन्स पर बॉम्बिंग करना होता है और ऐसा सिर्फ सरफेस शिप्स करती हैं। और तभी एक यू बोट ग्रे हाउंड के पास सरफेस करती है और दोनों आपस में तगड़ी फायर एक्सचेंज करते हैं और डिकी भी सपोर्ट के लिए आने लगती है और फिर दोनों वॉरशिप मिलकर इस यू बोट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
मगर इस सब के दौरान दोनों वॉरशिप काफी डैमेज हो जाती हैं। इसके बाद एक ऑफिसर कैजुअलिटी रिपोर्ट करता है कि 2 लोग सीवियरली इंजर्ड हुए हैं और 3 लोग मारे गए हैं, जिसमें आपका फ्रेंड और शिप का मैसमैन भी शामिल था। अर्नेस्ट को ध्यान आता है कि कैसे थोड़ी देर पहले मैसमैन उसके लिए खाना लेके आया था और अब वो नहीं रहा। इसके बाद सभी डेड सेलर्स का फ्यूनरल होता है और उनकी डेड बॉडीज को समंदर में बहा दिया जाता है। मगर तभी ग्रे हाउंड के कैप्टन को कॉल आता है कि ईगल वॉरशिप पर हमला हुआ है। तो अर्नेस्ट यूएस रेस्क्यू शिप कैडेना को ईगल की तरफ भेजने लगता है। ईगल वॉरशिप काफी लंबे समय तक अपफ्लोट करने की कोशिश करती है, मगर फिर अब रात होने लगती है और अब एयर कवर के लिए 24 घंटे और बचे हैं और इस समय कैडेना ईगल वॉरशिप को टो कर रही होती है। मगर ईगल वॉरशिप में बड़ी तेजी से पानी भर रहा होता है। तो ईगल वॉरशिप का कमांडर ग्रे हाउंड के कैप्टन अर्नेस्ट से ईगल वॉरशिप को अबैंडन करने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि उसे रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है। तो अर्नेस्ट ईगल वॉरशिप के क्रू को शिप को अबैंडन करने की परमिशन दे देता है और अब 4 एस्कॉर्ट वॉरशिप में से सिर्फ 3 वॉरशिप ही बची हैं। इसके बाद अर्नेस्ट चार्ली को अपने पास बुला के कहता है कि हम ईगल को ऑलरेडी खो चुके हैं और बाकी बची वॉरशिप पर भी फ्यूल और डेप्थ चार्जेस की कमी पड़ने लगी है और अब हम कॉन्वॉय को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब हम कॉन्वॉय को प्रोटेक्ट करने का दिखावा भी नहीं कर पाएंगे और अब हमें एयर कवर की जरूरत है, वरना हम सब मारे जाएंगे। अर्नेस्ट पूछता है कि क्या मुझे एडमिरलिटी को रेडियो मैसेज भेजना चाहिए, मगर ऐसा करने से वुल्फ पैक को भी पता चल जाएगा कि हमारा पैक इस वक्त कितना कमजोर है। तो चार्ली पूछता है कि एडमिरलिटी के लिए क्या मैसेज भेजना है। तो अर्नेस्ट बोलता है कि सिर्फ एक ही वर्ड भेजो और वो है हेल्प, और दुआ करो कि हमारे इस मैसेज को वुल्फ पैक न सुन ले। और फिर ये लोग हेल्प के लिए मैसेज भेजते हैं और थोड़ी ही देर बाद एडमिरलिटी की तरफ से मैसेज आता है कि रीइंफोर्समेंट भेज दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट डे चालू हो जाता है और अब एयर सपोर्ट के लिए 3 घंटे और हैं। दिन की शुरुआत होते ही अर्नेस्ट को रिपोर्ट मिलती है कि 2 यू बोट हमारी तरफ आ रही हैं और ऑब्वियसली वो लोग मेन वॉरशिप ग्रे हाउंड को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इसके बाद ग्रे हाउंड को ग्रे वुल्फ से फिर से मॉकिंग मैसेज मिलता है कि ग्रे हाउंड, तुम्हें क्या लगता है हाउंड एक वुल्फ से बच सकता है? हमारी हंट अभी भी जारी है, तुम और तुम्हारे कॉमरेड्स जरूर मरेंगे। और फिर यू बोट्स ग्रे हाउंड पर टॉर्पीडोस लॉन्च कर देते हैं। तो अर्नेस्ट अपना जलवा दिखाने लगता है और अपनी वॉरशिप को मछली की तरह तैराने लगता है। पहला टॉर्पीडो तो इन्हें बस टच करके निकल जाता है और फिर ग्रे हाउंड जवाबी हमला करने लगता है, जिससे ग्रे वुल्फ को काफी डैमेज पहुंचता है और ग्रे वुल्फ को सरफेस होना पड़ता है। और उसके सरफेस होते ही अर्नेस्ट अपने वॉरशिप की सभी गन से ग्रे वुल्फ पे हमला करवा देता है, जिससे वो लोग ग्रे वुल्फ का हैप्पी बर्थडे कर देते हैं। मगर अभी भी एक यू बोट सबमरीन इनके पीछे पड़ी थी, मगर इनकी अच्छी किस्मत एयर सपोर्ट यहाँ पे आने लगती है। तो अर्नेस्ट ऑर्डर दे देता है कि जल्दी से उस जगह पे फायर करो जहाँ पर दूसरी यू बोट है, जिससे एयरक्राफ्ट को यू बोट की जनरल लोकेशन पता चल जाएगी। और क्रू ऐसा ही करता है, जिससे एयरक्राफ्ट को यू बोट की लोकेशन पता चल जाती है और वो बॉम्बिंग चालू कर देता है और थोड़ी ही देर में सेकंड यू बोट भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ये देखकर सारा क्रू बहुत खुश था कि अब वो लोग सेफ हैं। इसके बाद अर्नेस्ट मैसेंजर से पूरे कॉन्वॉय को मैसेज करवाता है कि अब कॉन्वॉय बिल्कुल सेफ है और रिमेनिंग जर्मन यू बोट्स भी पीछे हट चुकी हैं और सभी शिप्स स्टैंडर्ड स्पीड के साथ आगे बढ़ते रहें। और जल्दी ही रिलीफ एस्कॉर्ट वॉरशिप HMS डायमंड इनकी तरफ आने लगती है। तो अर्नेस्ट डायमंड वॉरशिप के कमांडर से कांटेक्ट करके रिपोर्ट करता है कि हमारे कॉन्वॉय में से 7 शिप्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं और 2 बैडली डैमेज्ड हैं। और रही बात एस्कॉर्ट वॉरशिप की, ईगल वॉरशिप डूब चुकी है और बाकी वॉरशिप्स ने काफी डैमेज झेला है, मगर हम अभी भी सेल कर सकते हैं। और इन 48 घंटों के बैटल में हमने 4 यू बोट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ये सुनकर डायमंड का कमांडर इनकी बहुत तारीफ करता है, जिसे सुनकर अर्नेस्ट काफी प्राउड फील करता है। इसके बाद अर्नेस्ट हैरी और डिक्की को अलर्ट कर देता है कि अब हम सीधा लंदन डेयरी जा रहे हैं, जहाँ पर हमारी वॉरशिप्स को रिपेयर किया जाएगा। इसके बाद अर्नेस्ट पूरे 50 घंटों के बाद अपने कैबिन में आराम करने जाता है, मगर उससे पहले वो देखता है कि कैसे कॉन्वॉय के सभी सेलर्स इतने खुश हैं। इसके बाद ग्रे हाउंड के लिए कोर्ट्स में मैसेज आते हैं कि थैंक यू ग्रे हाउंड। इसके बाद अर्नेस्ट अपने कैबिन जाकर प्रे करता है और फिर आराम करने चले जाता है। इसके बाद सभी वॉरशिप्स बड़ी तेजी से डेयरी की तरफ जाने लगती हैं। इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि बैटल ऑफ अटलांटिक के दौरान 3500 से भी ज्यादा कार्गो शिप्स को डिस्ट्रॉय करके डुबा दिया गया, जिसमें 72,200 मौतें हुई थी। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड होती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।